घने जंगल में एक बूढ़ी काफी रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था बिजली और दूसरी का नाम था गुलाब। जैसा था नाम वैसा था रूप। उनकी लड़ाई की वजह से पास कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकते थे। क्या बात है तुम्हें? कितनी बार कहा है कि मेरे मेकअप को पंख मत लगाना। परंतु बिजली, मैंने तुम्हारे मेकअप को पंख नहीं लगाया, मैं तो अपना मेकअप ढूंढ रही हूँ। बस बस सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना। क्या मैं झूठी हूँ? अब तो देख। तभी जंगल से बूढ़ी काफी लकड़ियाँ लेकर घर के बाहर आती है। फिर से शुरू हो गई ये दोनों, कभी भी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अंदर तो बिजली और गुलाब आपस में लड़ाई कर रही थी। ऐ जंगल की परी, मेरे बारे में सोचो, मैं इन दोनों का क्या करूं? कपी की बेटियां तो हर समय लड़ती रहती थी। उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कपे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बहन, हमें दो दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। चलिए जी चले। ये कहते हुए कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब 2 मिनट के लिए वो जो भी चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। तेरे नाम की तरह तुझ में भी कांटे हैं, भला कौन तुझसे शादी करेगा? तो तू भी अपने नाम की तरह तेज है, भला तुझसे कौन शादी करने वाला है? अच्छा, मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। मुझे ऐसा कहा तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो जाए। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। जंगल की परी का ऐसा कहते ही उनके घर के बाहर तो कपे आ जाते हैं। हम आ गए। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं एक लंगड़ा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। क्या दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी, ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो? माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है, अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कपों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कपों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है, पता है मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा। पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं।
मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ, जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान। धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियाँ बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए, 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल है, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, अब ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती है, बल्कि दिन रात मेहनत करती हैं। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही हैं। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता है। अब वो दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि जंगल की परी उनके पतियों को ठीक कर दे। जिसके बाद मानो परी एक वैद्य के भेष में आ जाती है। मैंने सुना है कि आप दोनों बहनें अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं। तो ठीक है, बदले में तुम दोनों बहनों को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर मानो परी उन दोनों को एक एक दवा की बोतल देती है। ये दवा अपने पतियों को रात में पिला देना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाए। अगली सुबह हो जाती है। उनके बड़े घर भी अब झोंपड़ियों में बदल जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ गुलाब, देखो मुझे सब दिखाई दे रहा है। बिजली, जल्दी आओ, देखो मैं चल पा रहा हूँ और उड़ भी सकता हूँ। गुलाब, जल्दी आकर देख, हमने कर दिखाया। हाँ दीदी, हमने कर दिया। हमने सब कुछ खोकर अपने पतियों को ठीक कर दिया। हाँ छोटी, जो किया उसे जाने दो, हम सब मेहनत करके फिर से अमीर हो जाएंगे। हाँ दीदी, हम मेहनत करके जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ।
कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना, कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ। करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं। अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की। ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है। मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के। अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया। अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो। लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो। हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है।
बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। मानो चिड़िया और बिजली कौवी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कौवी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कौवी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कौवी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कौवी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कौवी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी। वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है।
मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटी, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मानो चिड़िया और बिजली कवि तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कवि भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कवि वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कवि बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कवि को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कवि का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कवि चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन
मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ। मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तुम मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो, बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ, हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना।
ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कभी वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। शेर क्या, तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चलें, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। ये ले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना।
चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल काबा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कभी भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल काबा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है।